हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों, और यहाँ पर सभी बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने आगामी परीक्षा में दोस्तों एक बेहतर मार्क्स को गेन करेंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके आरआरबी जो आपने दोस्तों टीचर का फॉर्म भरा है, रेलवे का जो आपने टीचर का फॉर्म को फिल किया है, उसके लिए दोस्तों सफिशिएंट रहने वाली है। आप दोस्तों अपने एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम सभी को क्लियर कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। देखेंगे दोस्तों इन्होंने क्या किया है। दोस्तों यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 3 टाइप बताए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने कितने टाइप बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं, जिसमें चेतन मन है दोस्तों, अर्धचेतन मन है और अचेतन मन है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों जो चेतन मन है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है दोस्तों, और अर्धचेतन मन को यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड इसको बोला जाता है, और अचेतन मन को दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने की है, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ये केवल 10% काम करता है, आप यहाँ पर देखेंगे पूरे माइंड का। और दोस्तों जो सब कॉन्शियस माइंड है यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ भी काम नहीं करता। जो अनकॉन्शियस माइंड है वह घिरा हुआ है दोस्तों 90%। किन बातों से, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। दोस्तों जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपका 10% इन्हीं बातों से घिरा होता है कि प्रेजेंट में आपके जीवन में क्या चल रहा है, प्रेजेंट की समस्याओं को शॉर्ट आउट करने में लगा रहता है। आपके विचार, आपके थॉट दोस्तों यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं, जिसको दोस्तों यहाँ पर चेतन मन बोलते हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी कठिनाई है और उस कठिनाई की या उस कठिनाई के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सभी की खोजबीन यह मन करता रहता है, जिसको चेतन मन बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अर्धचेतन मन आ जाता है। अर्धचेतन मन को, जिसको इंग्लिश में हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। कहें तो दोस्तों यह मान के चलिएगा, आप जब कोई क्रियाएं देखते हैं या फिर कोई भी क्रियाएं आप करते हैं, कुछ समय बाद में आप दोस्तों उनको भूल जाते हैं, लेकिन समय पड़ने पर जब आप उनको याद करने की कोशिश करते हैं तो तब वह विचार आपके मन में प्रकट हो जाता है, आपकी थॉट जो है आपके विचारों में आ जाती है। जैसे आप मान के चलिए, आप अभी सिगमंड फ्राइड का जो टॉपिक है, जो सिद्धांत है, आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आएगी या 1 से 2 दिन बाद में हो सकता है आपको आप ये जो है भूल जाएं, है ना, क्योंकि आप नेक्स्ट टॉपिक भी आप क्लियर करेंगे, तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम में बैठेंगे और इससे रिलेटेड जब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप दोस्तों वहाँ पर जब याद आप करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है, उस समय पर याद करने पे वह याद आ जाता है। यानी कि जो चीज़ें हम याद करते हैं दोस्तों, कुछ समय बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन समय आने पर जब हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं तब वह हम याद आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अर्धचेतन मन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अचेतन मन, यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड इसको बोला जाता है, जो कि 90% है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें वे बातें होती हैं दोस्तों जो कि हम भूल चुके हैं और याद करने पर भी याद नहीं आती। ये दोस्तों यहाँ पर है, आप इस चीज़ को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इसीलिए जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने दोस्तों यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपके प्रेजेंट समय में जो भी थॉट आपके दिमाग में दोस्तों आ रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में आपका माइंड काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो चेतन मन है केवल 10% ही काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें अर्धचेतन मन की, यह वह अर्धचेतन मन है दोस्तों जो आप प्रेजेंट की क्रियाओं को कुछ समय बाद में भूल जाते हैं, लेकिन समय आने पर जब आप याद करते हैं वह चीज़ें आपको पूर्णतः याद हो जाती है, आपके समझ में आ जाती है, आपको उस समय के जो विजुअल्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह याद करने पर तुरंत आपकी याद आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अर्धचेतन दोस्तों, जो अचेतन मन है, जहाँ पर आप देखेंगे ये 90% दोस्तों आपकी बातों से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों, जब आप कोई सी चीज़ें याद करने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों, आपकी याद नहीं आती हैं, यानी कि आप यहाँ पर पूर्ण तरीके से चीज़ें आपकी भूल चुके हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अब से 2 साल पहले, और आपको डेट बता दी जाए कि उस समय पर आपने कौन सा खाना खाया था, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, ठीक है, तो आप नहीं बता पाएंगे। जिसमें कि आपने दोस्तों खाना खाया भी है, ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप याद करने की भी कोशिश करेंगे तो आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 90% जो आपका अचेतन मन है वह दोस्तों जो है आपकी सारी चीज़ें जो है आपकी भूल चुके हैं, वो चीज़ें आपकी याद नहीं आती। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्राइड ने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। किस किस प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक है दोस्तों इदम, जिसको इड भी बोलते हैं। सेकंड है दोस्तों ईगो, जिसको अहम बोलते हैं इंग्लिश में। और लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों 3rd नंबर की, तो यहाँ पर आ जाता है पराअहम।
परा अहम के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, या हम स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर बताते हैं ईद से। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करने पर बल देता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की ईगो आ जाती है, ठीक है, जिसको ईड बोलते हैं, ठीक है, वह दोस्तों सामाजिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है, नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है, ठीक है। और दोस्तों अपनी जो भी प्रेजेंट में इच्छाएं हैं उनको दोस्तों वह प्राप्त करने की कोशिश करता है। आप एक बार और यहाँ पर देखिएगा कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों इस प्रकार का जो भी व्यक्ति होगा, ज़्यादातर आप देखेंगे दोस्तों वह क्रिमिनल बनते हैं, वह क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हैं, क्राइम करते हैं। जैसे मान के चलिएगा, अगर कोई एक ईड जिस व्यक्ति के अंदर है, इस प्रकार की ईगो जिस व्यक्ति के अंदर है दोस्तों, अगर वह चाहे तो किसी भी राह चलते हुए व्यक्ति से ज़बरदस्ती उसका जो सामान है वह ले सकता है, उससे चोरी कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं वह नैतिक मूल्यों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते। उनको अपराध करने के बाद दंड मिलेगा, इस प्रकार की भी चिंता उनको नहीं होती है, ठीक है। वह अनैतिक कार्य दोस्तों करते जाते हैं। उनको जो दंड के प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका भी उनको भय नहीं होता। वह अपनी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपराध करते जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ईद होगी दोस्तों, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी आप उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी बताई है दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने, यहाँ पर 3 प्रकार की बताई है, जो कि एक प्रकार की यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरे जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर ईगो, आप देखिए, जिसको हम अहम बोलते हैं, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं या परिणामों की चिंता करते हैं। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार के व्यक्ति ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के ही व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर, जो कि दोस्तों यह मानते हैं कि अगर हम कोई भी क्राइम करेंगे तो उसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। अगर हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े भी जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो हमें दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कई प्रावधान हैं, सजाएं जिसमें मिलती हैं, ठीक है, जिसमें जुर्माना भी होता है, या अगर पब्लिक आपको पकड़ लेती है तो आपको पिटने का भी भय रहता है हमेशा। तो ये चीज़ मान के चलिएगा, अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं और आप उसके दोनों एस्पेक्ट्स सोच लेते हैं कि इसमें अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, अगर दोनों पहलुओं के बारे में अगर आप सोच करके कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी स्टेप आप लेते हैं, तो वहाँ पर आप दोस्तों सेकंड पर्सनालिटी के व्यक्ति यहाँ पर आप मेजर किए जाते हैं, जिसको दोस्तों अहम बोलते हैं। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करते हैं। यह बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करते, कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं, ठीक है। और जब आप एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसी योजना के तहत जो आपने निर्णय लिया है और जो आपने योजना बनाई है, उसी योजना का क्या करते हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और फिर दोस्तों मतलब इस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, परिणामों की भी चिंता करते हैं, ठीक है ना। आप ये मान के चलिएगा यहाँ पर, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है पराअहम, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की ईगो पाई जाएगी, वह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी, वह बुरे कामों में उतना ही दूर होगा, बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, चोरी नहीं करेगा और झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों पराअहम, जिसको सुपर ईगो बोलते हैं, आपने यहाँ पर देखा, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी, वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का मर्डर करना, अनैतिक कार्य ना करना, सिग्नल ना तोड़ना, ठीक है, रूल्स और जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की ईगो वाले व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर अगर हम बात करें, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बिना सोचे विचारे काम को कर देता है, उसको उसके पहलुओं के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, वह स्टेप ले लेता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो कि स्टेप लेने से पहले दोनों पहलुओं के बारे में वो सोचता है, इसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थर्ड प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वह जो सामाजिक यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं, कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग वह कार्य करने की कोशिश करता है, ठीक है। वह दोस्तों नियमों के अनुसार चलना पसंद करता है, वह चोरी नहीं करता, वह किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है, और ना ही वह झूठ बोलता। तो दोस्तों तीन प्रकार के व्यक्ति, तीन प्रकार की जो पर्सनालिटी है, वह सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई है। दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो ईड और ईगो और सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है, वह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो आप यहाँ पर दोस्तों सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, सिगमंड फ्राइड ने मानसिक स्तरों यानी कि लेवल ऑफ मेंटल मनोवृत्तियों यानी कि इंस्टिक्ट्स, रक्षा युक्तियों, डिफेंस मैकेनिज्म, व्यक्तित्व घटकों, ठीक है, और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मानसिक स्तर में है लेवल ऑफ मेंटल लाइफ। इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने 3 स्तर बताए हैं, ठीक है, चेतन मन, अचेतन मन, ठीक है, और अर्धचेतन मन, ठीक है।
ये 3 चीज़ बताए हैं। व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन है, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों मनोवृत्तियाँ। ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक योजनाएं होती हैं। हमारे भीतर अनेकों मनोवृत्तियां होती हैं, जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत करते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा यानी कि फिजिक्स एनर्जी होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा भी कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती हैं। दोनों मनोवृत्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म मानव में संघर्ष, तनाव और भग्ननाशा आदि जीवन में अनिवार्य हैं। रक्षा युक्तियाँ जीवन की इस मनसा, आप मान के चलिएगा, यहाँ पर इसको मनसा आप पढ़िएगा, ठीक है। ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, टाइपिंग हुई है। और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती हैं। मनसा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो सकता, तो यह सुरक्षा युक्तियाँ या युक्ति की खतरे से रक्षा करते हैं, ठीक है ना, जो सुरक्षा युक्तियाँ होती हैं। अब इन चीज़ को मान के चलिएगा। जो चीज़ दोस्तों हम आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपसे आपको हम क्लियर करा रहे हैं, उनको दोस्तों अच्छे से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आप एग्जाम टाइम पे, ठीक है, आप इन वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप दोस्तों अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन सभी नोट्स को पढ़ने के बाद दोस्तों मैंने अपना सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। आई होप दोस्तों इन सभी नोट्स को पढ़ने के बाद आप भी आपका जो सीटेट है या फिर आगामी जो भी आपकी टीचर की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, आप उसमें दोस्तों अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती हैं। तर्क संगति, इसमें आप विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना अथवा किसी कोर्ट में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है, तर्क संगति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दमन। इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार विचारों, भावों, यादों या अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों को दमन कर देती हैं। फिर है दोस्तों प्रतिस्थापन। इसमें सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूर स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। संप्रेषण, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है, जैसे मैं उसे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करती है, कहा जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मनोलैंगिक विकास। फ्राइड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं इस जीवन ऊर्जा लिबिडो के संतुष्टिकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। फ्राइड के अनुसार इस मनोलैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज जिसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बालक के विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। मुख्य क्रियाएं जिसमें होठ, जीव और सहायक अंग मुख्य भाग हैं होते हैं। चूसना, निगलना, दबाना, काटना बालक को खुशी देता है। गुदी अवस्था जिसको एनल स्टेज भी बोलते हैं, बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र से स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया और उनसे संबंधित क्रियाओं से होता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्त और खुशी देती है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते। बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगाव और समान लिंगीय अभिभावक से द्वेष रखता है। फ्राइड ने इसे अपोजिट कंपल्स का नाम दिया है, जिसको हम इंग्लिश में ओडिपस कंपल्स का नाम भी दिया है, ठीक है। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूढ़पन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्वमोह शैशव अवस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को फ्राइड ने स्वमोह कहा है। यह किशोर अवस्था में अधिक होता है। किशोर अवस्था में दोस्तों अधिक होता है। आप भी अगर दोस्तों अभी किशोर हैं तो आपने अपने आप से भी आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों आपने देखा होगा कि आप अपने आप को शीशे में दिन में कितनी बार देखते हैं। आप दोस्तों अपने हेयर से, अपने बालों से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। आप तरह तरह के हेयर स्टाइल अपनाते हैं, ठीक है। तरह तरह के सनस्क्रीन या फिर फेस वॉश आदि का आप यूज़ करते हैं। आप किसी को भी अपना आइडियल मानते हैं, उसी की तरह आप पहनने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिएगा, शिशु अवस्था में बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस
आत्म प्रेम की भावना को फ्राइड ने सम्मोह कहा, यह किशोरावस्था में अधिक होती है। ये किशोरावस्था में अधिक होती है, ये बात दोस्तों यहाँ पर यह तथ्य सिद्ध होता हुआ कहीं ना कहीं पर नजर आता है आज के समय में। यहाँ पर आप देखिएगा सुप्तावस्था, बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौवनारंभ तक होती है। बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौवनारंभ तक होती है, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्र विस्तृत करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जननांगीय अवस्था, जिसको जेनिटल स्टेज भी बोलते हैं दोस्तों। किशोर अवस्था काल है, इसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों इद, अहम, ईगो और सुपरा अहम, जिसको सुपर ईगो से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशील होती है। यह एक दूसरे से संबंधित होती हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर 3 स्टेज दी थी आपकी, इद, अहम और परम अहम, जिसको इद, ईगो और सुपर ईगो भी बोलते हैं। यह दोस्तों यहाँ पर किशोर अवस्था काल में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो दोस्तों नैतिक मूल्यों की परवाह करते हैं वह भी अवस्था आपकी किशोर अवस्था ही होती है। जो दोस्तों नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करते वह अवस्था भी आपकी किशोर अवस्था ही होती है। जो अनैतिक कार्य करते हैं दोस्तों, कोई भी उसका परिणाम सोचे बिना कार्य कर देते हैं, वह अवस्था भी किशोर अवस्था ही होती है। समायोजन, जिसको दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि आप घर से बाहर निकलने के बाद आप जॉब कर रहे हैं, आपने दोस्तों अपने घर का परिवेश और अपने गांव के आसपास का परिवेश से आप अच्छी तरीके से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन वहीं पर आप जब कहीं बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ का परिवेश हो सकता है पसंद ना आए और हो सकता है पसंद आ जाए। तो आपको दोनों ही तरह के आपको परिवेश मिलते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिएगा, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ पर आपका परिवेश आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं वहाँ का परिवेश आपको अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों आप कोशिश करते हैं कि उस परिवेश में उसी तरीके से आप समायोजित हो जाएं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर समायोजन जो एडजस्टमेंट है, यह दोस्तों तथ्य आपका वहाँ पर सिद्ध हो जाता है। जब आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसी को दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट कहते हैं। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। परिभाषाएं आप देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर ने जो दोस्तों यहाँ पर अधिगम अपने दिए थे, स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था वह दोस्तों अधिगम, स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया यानी कि सीख कर सीखता है। ऐसे जो स्किनर ने बताया है दोस्तों, वह दूसरों से सीखता है। दूसरों से सीखने के बाद तब वह अपनी लाइफ में उसका इंप्लीमेंट करता है। ये दोस्तों स्किनर का कहना है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें गेट्स, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने वातावरण के बीच अधिक संतुलित संबंध बनाता है। गेट्स के जो अनुसार है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया था कि आपके जो जहाँ पर आप रहते थे, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर आपका परिवेश कुछ और था, लेकिन जब आप जॉब करने के लिए कहीं पर जाते हैं तो वहाँ का परिवेश आपको अलग मिलता है। लेकिन वहीं पर आप दोस्तों वहाँ पर आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना व्यवहार करना चालू कर देते हैं। कोलमैन के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुसमायोजन, यानी कि जिसको मेला एडजस्टमेंट भी दोस्तों इसको बोला जाता है, यानी कि माल एडजस्टमेंट या मेल एडजस्टमेंट, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। यानी कि आप दोस्तों उसी उदाहरण को आप लीजिएगा, जब आप जॉब करने के लिए कहीं पर जाते हैं, आपके अनुसार वहाँ का वातावरण नहीं मिलता, आप वहाँ पर समायोजित नहीं कर पाते और आप उस जॉब को छोड़ करके आप अपने मूल परिवेश में आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों कुसमायोजन की प्रक्रिया वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कुसमायोजन के तत्व आप यहाँ पर देखिएगा तनाव, यानी कि जिसको स्ट्रेस भी कहते हैं। जब व्यक्ति वातावरण में मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। यानी कि जब आप जो दोस्तों जॉब करते हैं ना, तो वहाँ का वातावरण आपको वह नहीं मिलता, उस समय पर आप दोस्तों काफ़ी तनाव अपने आप में महसूस करते हैं, आप वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं पाते। तब ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुसमायोजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर द्वेष, जिसको चिंता, ठीक है, भी कहते हैं। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। हम दोस्तों यह कहते हैं कि जो साथ वाले व्यक्ति हैं वह ठीक नहीं है, उनसे घृणा करने लग जाते हैं, वह आपके अनुसार आचरण नहीं करते तो आपको उनसे घृणा हो जाती है। आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि कैसे इन लोगों को मैं अपनी तरह बना लूँ या फिर मैं इनकी तरह हो जाऊँ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं दबाव, जिसको कंप्रेशन भी इसको बोलते हैं। दोस्तों दबाव जो होता है दोस्तों प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है, जो आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। दबाव दोस्तों कई प्रकार का हो सकता है, दबाव कई प्रकार का हो सकता है। मान के चलिएगा आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके पापा ने आकर आपसे बोला कि बेटा आपको वह काम और करना है। ठीक है, उसके तुरंत बाद जो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं,
कोई ऐसा काम है जो कि काफ़ी हार्ड है और वो आप कर रहे हैं, उसके बाद आपके पापा ने आपसे आकर बोला कि बेटा आपको वह काम और करना है जो कि वह भी काफ़ी हार्ड ही है, तो आप उस कार्य को करते समय तनाव महसूस करेंगे कि एक तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, ये काफ़ी हार्ड है, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा है, काफ़ी टिपिकल है, और ऊपर से पापा ने आके मुझको ये वाला काम और बता दिया जो कि वो भी इससे कहीं ज़्यादा हार्ड मुझे लगता है करने में। तो उस समय पर भी आप यहाँ पर दोस्तों तनाव की जो स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाती है। फिर देखते हैं दोस्तों कुंठा। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मैं वही उदाहरण देता हूँ, आप दोस्तों कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्तों, और उसी समय पर यानी कि वह काम 1 घंटे में खत्म होने वाला है, और 1 घंटे बाद आपने अपने जो आपके मित्र हैं उनसे बोला है कि मैं 1 घंटे बाद आपके साथ में खेलने के लिए चलूँगा, ठीक है, और वो इस आस में आपके फ्रेंड बैठे हैं ताकि आप ये काम फिनिश करें और आप उनके साथ में खेलने के लिए जाएँ। इसी बीच आपके पापा आपके पास में आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा आपको वह काम और करना है। तो उस प्रकार जब आपके पापा के द्वारा आपको वह कार्य दिया जाता है तो यहाँ पर आपके मन में जो कुंठा उत्पन्न होती है वह इस प्रकार की होती है कि अब तो मैं खेलने के लिए जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ वो हो सकता है 1 घंटे में कंप्लीट ना हो, और उसके बाद पापा ने मुझे काम दे दिया जो कि शाम तक का काम है, जो कि मुझसे शाम तक भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति दोस्तों कुंठा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कॉन्फ्लिक्ट, जिसको द्वंद्व भी बोलते हैं, द्वंद्व, इसको आप यहाँ पर देखिएगा, द्वंद्व आप इसको पढ़िएगा। जब एक ही समय में 2 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, आप द्वंद्व को या कॉन्फ्लिक्ट को आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जब आपके सामने 2 कार्य हैं और दोनों ही ऐसे कार्य हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप निर्णय उस समय पर ले रहे हैं कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए, ठीक है, कौन सा कार्य हमें पहले करना चाहिए, और जिस कार्य को करने से हमें दोस्तों जो हमारी छवि है, जो हमारी गुडविल है, वह किस कार्य को करने से सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। 2 कार्य मान लीजिए आपको दिए जाते हैं जिसमें आपकी जो गुडविल है वह मान लीजिए 10% अच्छी होने वाली है, और दूसरा कार्य जिसमें जो है आपकी जो गुडविल है, जो आपकी ख्याति है, वह 20% अच्छी होगी, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा कार्य करने से हमारी गुडविल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा अच्छी है। उस प्रकार जब आप निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, जब उस समय आप निर्णय लेते हैं तो आपके पास में, आपके मन में एक द्वंद्व यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। यानी कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति, निर्णय ना लेने की स्थिति जब आपकी बनती है, क्योंकि आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में आप हमेशा कोई ना कोई निर्णय ले रहे होते हैं, ठीक है ना। जब आप निर्णय ले रहे होते हैं और उस समय पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए, कौन सा निर्णय नहीं लेना चाहिए, इस भ्रम वाली स्थिति में जब आप पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति को दोस्तों यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हम बोलते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। ये ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय हैं वे जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं जिन्हें वह अपने अचेतन रूप में अपनाता है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तर्क संगति। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना, तर्क संगति। यानी कि हम आए दिन दोस्तों, हर दिन यहाँ पर जो वर्ड है वो अच्छा रहेगा, हर दिन दोस्तों हम तर्क जो है हमेशा देते रहते हैं। अपने आप को सही ठहराने के लिए हम तर्क देते हैं, कई बार हम दूसरों को गलत ठहराने के लिए तर्क देते हैं। कई बार क्या होता है, हम जो हमारे मित्र होते हैं उनको सही ठहराने के लिए दूसरों के सामने तर्क देते हैं। फिर है दमन दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेशन भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचारें या भावना अचेतन मन में चली जाती हैं। अचेतन मन जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तों, जिसमें 90% जो आपका मन है वह काम करता है, यानी कि जिनको आप हमेशा के लिए भूल जाते हैं। फिर है दोस्तों शमन, जिसको सुपरएशन भी बोलते हैं। सुपरएशन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह उस इच्छा को भुला देता है। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियां या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है, जैसे कम लंबाई वाली लकड़ी द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। माफ़ी चाहूँगा, कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। इसको करेक्ट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कम लंबाई वाली लड़की द्वारा और ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ये दोस्तों क्षतिपूर्ति है। एक तरीके से और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं दोस्तों। जब आप किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, और उस कार्य को करने में आपको 10 रुपये का जो लॉस हो जाता है, ठीक है, और उस 10 रुपये के लॉस को आप जब दूसरा कार्य करते हैं तो उसमें आप उसको कंपनसेट कर लेते हैं, वह क्षतिपूर्ति आप कर लेते हैं। यानी कि एक कार्य का जो लॉस है वह दूसरे कार्य से आप उसकी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं, तो इसको कंपनसेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आत्मीकरण, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी अच्छा उदाहरण है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्ति करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर वह घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालता है। प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको समझ में आया होगा दोस्तों। मान लीजिए अगर आप पढ़ने गए दोस्तों, क्लास में आपके क्लास टीचर ने आपको डांट दिया, आपका पूरी दिनचर्या खराब हो गई, आप वह फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे दोस्तों? आप अपने घर जाएंगे और घर पर जब आपके छोटे भाई बहन आपको कुछ भी कहेंगे तो आप अपना गुस्सा अपने छोटे भाई बहन पर निकाल देते हो, यानी कि आपने अपना गुस्सा प्रतिस्थापित कर दिया, अपने छोटे भाई बहन पर निकाल दिया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर है दोस्तों प्रतिगमन, रिग्रेशन जिसको बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या फिर तोड़फोड़ करना। अंत्य संप्रेषण, इंट्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, जैसे घरवालों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाता है। ये उदाहरण आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर है दोस्तों यहाँ पर उदातीकरण जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है, जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चे का बड़े होकर बॉक्सर बनना। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको छोटी छोटी वीडियो और जो भी जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनको क्लियर कराने का है। क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब पर देखता हूँ दोस्तों, काफ़ी टीचर्स हैं जो कि अच्छा भी पढ़ाते हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि केवल अपने व्यूअर्स अपनी वीडियो पर व्यू लाने के लिए केवल वीडियो बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप दोस्तों अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और दोस्तों तब आप ऑटोमेटिक उस वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड तक जरूर पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, आपको पूरी तरीके से सभी फैक्ट्स की जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।